welcome back to our channel, and in this video we're going to continue the same chapter, which is friction. This is the chapter 12th of class 8th and the subject is physics. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक हम फ्रिक्शन क्या होता है ये देख चुके हैं, फ्रिक्शन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज अफेक्ट कर रही है फ्रिक्शन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बात आती है अगर हमें फ्रिक्शन चाहिए तो हम अगर उसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला चीज आती है, अगर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम पॉलिशिंग कर सकते हैं सरफेस पे। यानी एक सरफेस होगा, ये हमारे पास एक सरफेस है। नॉर्मली सरफेस क्या होता है, स्मूथ नहीं होता, हमारे पास इस पे रफ प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सरफेस होता है अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है क्योंकि आपको काफी रफ दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम पॉलिशिंग करवा देंगे। यानी कोई भी सरफेस पे अगर हम पॉलिश करवा दें तो ये जो सरफेस होगा, ये जो बीच के आपको ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, थोड़े थोड़े भर जाएंगे। यानी हल्की हल्की जो ग्रूव्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अब ये जो सरफेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अब ग्रूव्स जो होंगे, वो जो प्रोजेक्शंस बने हुए थे वो अब कम हो गए हैं। कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है रिड्यूस करने का फ्रिक्शन को। दूसरा तरीका होता है लुब्रिकेटिंग। यानी अगर सरफेस के अंदर लुब्रिकेशन अगर हम डाल दें तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि फ्रिक्शन कम हो सकेगा। कैसे? जैसे अगर हम मशीन है, मशीन के अंदर जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रहे होते हैं। तो स्लाइड करते वक्त बीच में अगर हम ऑयलिंग कर दें, जैसे इंजन में होता है, इंजन में भी हम करवाते हैं कि ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इंजन हीट अप ज्यादा हो जाता है, या फिर इंजन जो होगा फ्यूल ज्यादा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उनके अंदर ऑयलिंग की कमी है। तो अगर ऑयल होगा या वाटर होगा या ग्रीस होगा, इन तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेट बना सकते हैं, लुब्रिकेटिंग सरफेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो दो ऑब्जेक्ट रब कर रहे हैं। यानी एक सरफेस हमारा ये था, दूसरा सरफेस हमारा ये है, इन दोनों को रब करवाना है। जैसे अगर हम इसी पे भी बात करें, अपने हैंड की बात कर रहे हैं, एक हमारे ये हाथ है, एक ये हाथ है, इन दोनों को हमने रब किया है। अगर हम नॉर्मली रब कर रहे हैं, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और जो हमारे रब करने की वजह से फ्रिक्शन जो होगी वो भी ज्यादा हो रही है। अगर हम ऑयल लगा दे दोनों हाथों में तो हमारे हाथ बहुत जल्दी जल्दी फिसलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे बैक एंड फोर्थ जा पाएंगे। क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन जो होगी वो कम हो गई। किसकी वजह से? लुब्रिकेशन की वजह से, जो कि ऑयल से मिला है या फिर वाटर से भी हम ले सकते हैं, या फिर ग्रीस। नॉर्मली जो मशीन होती है उनमें ग्रीस डाला जाता है क्योंकि इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। यानी ये काफी टाइम तक रुका रह सकता है उस मशीन के अंदर। वो प्रॉपर जो पिस्टन्स वगैरह उसके काम कर रहे होते हैं उनके अंदर वो प्रॉपर काम करवा सके ज्यादा टाइम तक, हमें बार बार लुब्रिकेशन डालनी ना पड़े उनके लिए, इसीलिए हम ग्रीस यूज करते हैं। तो हम इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी और ग्रीस भी, जिससे जो सरफेस हो वो थोड़ा सा स्मूथ हो सके, और स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर आता है यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग। जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं, आपने कभी देखा होगा साइकिल के अंदर भी लगी हुई होती है, और भी काफी सारी मशीन्स के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी बॉल्स होती है। यानी एक ऐसा बड़ा वाला सर्कल होता है, एक छोटा वाला सर्कल उसके अंदर, और उसमें छोटी छोटी ना लोहे की बॉल्स लगी हुई होती है। ये क्या करती है, जैसे कि आपने हमें देखा था पिछली वीडियो के अंदर, हमने बताया था कि 3 टाइप की फोर्स होती है हमारी। एक स्टैटिक फोर्स होती है, एक स्लाइडिंग फोर्स होती है, एक रोलिंग फोर्स होती है। तो ये जो 3 फ्रिक्शन फोर्स है, सबसे ज्यादा जो स्टैटिक फोर्स थी उसमें सबसे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही थी, जो स्लाइडिंग फोर्स थी उसमें थोड़ा कम करनी पड़ रही थी, और जो रोलिंग फोर्स थी उसमें सबसे कम हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी जो फ्रिक्शन होता है उसमें कम लगता है। तो रोलिंग फोर्स किसमें हो रही है, जब चीज रोल कर रही हो। और जो ये हमारे पास जो लोहे के दाने से होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बॉल्स होती हैं ये रोल करती है अंदर ही अंदर, तो फ्रिक्शन जो होगा इसकी वजह से कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो यूज कर रहे हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम लगता है। तो इसकी वजह से भी हम रिड्यूस कर पा रहे हैं फ्रिक्शन को। फिर आता है स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन होती है, ऐसे करके शेप होती है। ये जो शेप होती है क्या करती है, चीजों को काटती हुई जाती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा शिप की जो शेप होती है वो इसी वजह
पानी को वो काट सके, दोनों साइड से काटता जाए और प्रॉपरली जा सके, एक प्रॉपर पाथ वो ले सके। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसमें भी ज्यादा लग रही है। फ्रिक्शन अब किस किस का है? एक तो ये शिप है इसका और साथ में वाटर का, दोनों के फ्रिक्शन लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे के, दो जो सरफेस है वो रब कर रहे हैं एक दूसरे के, फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये बिल्कुल सीधा होता, यानी इसके अंदर कोई ऐसी वाली शेप नहीं होती, सीधा होता, ऐसे होता, तो पूरी जो वाटर है वो प्रॉपर अपना इम्पैक्ट डाल रहा होता उसके ऊपर, और वो जो चीज होती है वो भी टूट जाती, क्योंकि फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा और फोर्स भी बहुत ज्यादा लग रही है। अगर वो ये चीज अगर ऐसी है, ये शेप है, तो क्या होगा, वाटर को वो काटती हुई चलेगी और बीच बीच से निकल जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा कम लग पाया है। तो ये किसमें है? द फ्रिक्शन इज मिनिमम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मीडियम इन विच दे आर मूविंग। ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो कम है किसमें? ऑब्जेक्ट में, यानी जैसे हम शिप की बात कर रहे हैं तो शिप में, और जिस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, उसके अंदर। तो अगर हम शेप ऑफ बोट देखें तो बोट के में क्या होगा, बोट है एक मीडियम, और एक जो मीडियम है वो है हमारा वाटर, यानी जो बोट है वो ऑब्जेक्ट है हमारा, और जो वाटर है वो हमारा मीडियम है जिसके अंदर वो बोट जा रही है। तो बोट की जो शेप होती है वो भी स्ट्रीमलाइन इसीलिए बनाई जाती है जिससे फ्रिक्शन जो हो वो हम कम कर सके। जो शिप होती है उनकी भी, रॉकेट होती है, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, इनकी भी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन इसीलिए बनाई जाती है जिससे फ्रिक्शन जो होगा वो रिड्यूस किया जा सके। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शंस को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, यानी हाउ द वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शंस को हमें बढ़ाना है, वो कैसे हो सकता है? जैसे टायर्स होते हैं, काफी सारे हमारी कंपनी होती है, बहुत सारे टायर देती हैं, कई बार ये बोलती हैं कि ये वाले टायर कभी स्लिप नहीं करते, मतलब ऐसी बहुत गारंटी देती है काफी सारे। ऐसा क्या होता है उनके अंदर जो बाकी टायर्स में नहीं है, या फिर ऐसे कौन सी चीज होती है कि हम ये कह सके कि ये वाले टायर तो हमारे बहुत अच्छे हैं और ये वाले टायर हमारे अच्छे नहीं है? पुराने होने के बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है उनमें? तो जो टायर होते हैं ना, आपने ये देखा होगा उनके अंदर ना ग्रूव्स बने हुए होते हैं, यानी एक डिजाइन सा बना होता है। आपने ये देखा होगा, ये नॉर्मल एक टायर है, टायर के यहाँ पे ना कुछ अजीब अजीब से डिजाइन से बने हुए होते हैं। ये डिजाइन क्या होता है? मेनली फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होते हैं, यानी जब ये सरफेस जो रोड है उस पे और ये जो टायर है ये दोनों के दोनों टच होते हैं, टच होने पे फ्रिक्शन बनता है, और जो ये ग्रूव्स होंगे, जितने अच्छे वाले ग्रूव्स बने हुए होंगे, उसकी वजह से ही जो हमारा टायर होगा वो स्टिक रहेगा, ग्रिप जो होगी उसकी बनी रहेगी रोड के साथ, वो स्लिप नहीं करेगा। तो जो टायर्स में जो ग्रूव्स बने हुए होते हैं वो इसीलिए होते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। सेकेंड आता है, कई बार क्या होता है, रेनी सीजन में जो रोड होती है वो बहुत स्लिपरी हो जाती है, तो उस रोड के ऊपर कई बार लोग क्या करते हैं, सैंड और ग्रेवल्स यानी थोड़े बहुत पत्थर और जो सैंड है उसको गिरा देते हैं, रोड के ऊपर बिछा देते हैं। क्यों बिछाते हैं? जिससे जो फ्रिक्शन वो बढ़ सके, क्योंकि जो कोई कार आ रही है, कोई बाइक आ रही है, कोई स्कूटी आ रही है, वो स्लिप ना कर जाए, क्योंकि हमारी जो रोड है वो अब, पहले तो हमारी रोड इतनी रफ थी, अब वो रफ रोड नहीं रही है, उसमें पानी आ गया, पानी की वजह से वो थोड़ी सी स्लिपरी हो गई है। क्यों? जैसे कि आपने देखा था, रिड्यूस कर रहे थे हम फ्रिक्शन, तो हमने क्या लिया था, वाटर लिया था लुब्रिकेशन में। तो ऐसे ही रोड के ऊपर भी वाटर लगने की वजह से क्या हुआ, सरफेस जो था रोड का वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, और स्मूथ होने की वजह से क्या हो गया, हमारे पास जो रोड होगी वो स्लिपरी बन गई है। और उस स्लिपरी रोड को कम करने के लिए हमें अब फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, सैंड डाल दिया और कुछ ग्रेवल्स, कुछ पेबल्स, ग्रेवल्स वगैरह हमने उसमें जो रोड है उसके ऊपर डाल दिए हैं। डालने की वजह से क्या होगा, ग्रिप जो होगी उसकी अच्छी बन जाएगी, जो चीजें होंगी, जो कार होगी, बाइक होगी, स्कूटी होगी, हम स्लिप नहीं करेंगी। थर्ड आता है, जो एथलीट्स होते हैं, ये जो माउंटेनियर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको भी, इनके जो शूज होते हैं उसमें स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, यानी जो जूते होते हैं ना, आप उसका नीचे का सोल देखोगे तो सोल में ना ऐसे आपको कांटे टाइप के दिखते हैं। ये स्पाइक्स जो होते हैं ना, ये किस लिए होते हैं, जिससे उनकी जो फ्रिक्शन हो वो बढ़ा सके पैर के। यानी अगर ऐसा होगा, क्योंकि इनका काम क्या है, बहुत स्पीड में भागना है, एथलीट्स है, बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, तो उनको पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी। जो नीचे वाला सरफेस है, यानी ग्राउंड के साथ पकड़ बहुत अच्छी बनी होगी, उतनी स्पीड से आप आगे जा सकते हो। अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप वहीं पे फिसल के गिर जाओगे। तो गिरो ना, उसके लिए एथलीट्स वगैरह के जो जूते होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, जिससे जो फ्रिक्शन होती है वो बढ़ सके और ग्रिप जो होती है ग्राउंड के साथ वो बनी रह सके। फिर आते हैं रबर हैंडल्स।
जो आपने कभी देखा होगा, जैसे क्रिकेट बैट होते हैं, इनके जो हैंडल होते हैं वो रबड़ के बने हुए होते हैं। आपने किचन में भी यूटेंसिल्स यूज किए होंगे, कई बार उनमें भी रबड़ के बने हुए होते हैं। और भी हमारे जैसे बाइसिकल्स हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं उनमें भी रबड़ लगा हुआ होता है। वो किस लिए होता है? हमारे हाथ के साथ उसकी ग्रिप बनी रहे, यानी ऐसा ना हो कि हमारे जो हाथ है वो फिसलता रहे। जैसे अगर आपको अभी ब्रेक लगाने है तो ब्रेक लगाने के लिए आपके हाथ में इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि हैंडल आपके हाथ में रहे। ये ना हो कि वो फिसलता जा रहा है, आपको ब्रेक लगाने आपको पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए वो हमारी जो ग्रिप होती है हाथ की और हैंडल की बनाए रखने के लिए रबड़ हैंडल्स लगे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। फिर आता है हमारे पास लास्ट, जो बाथरूम के अंदर टाइल्स लगाते हैं। आजकल फैंसी बाथरूम्स बनते ही हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? टाइल्स बिछवाई जाती हैं। पहले क्या होता था, एक नॉर्मल हमारे सीमेंटेड फ्लोर होते थे, उनमें इतने केसेस नहीं होते थे कि फिसल के गिर जाओ। लेकिन टाइल्स के बाथरूम जब बनाए जाते हैं वो सफाई करने में तो इजी होते हैं, देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके हमें स्पेसिफिक टाइल यूज करनी पड़ती है अगर हम बाथरूम के लिए यूज कर रहे हैं दोनों। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें पानी डालना ही डालना है। बाथरूम का तो काम ही ये है ना कि हम बाथरूम में नहाने जा रहे हैं, तो नहाने वक्त तो पानी आना ही है, और पानी आएगा तो हमारे जो टाइल्स होते हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक स्मूथ होती है, ज्यादा रफ तो नहीं होती टाइल्स, और उसके ऊपर अगर हम पानी भी डाल दें तो और लुब्रिकेशन हो गया। लुब्रिकेशन की वजह से जैसे ही हमने पैर रखा हम फिसल जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए उनकी जो टाइल्स होती है वो स्पेशली डिजाइन होती है, उनमें छोटे छोटे ना ग्रूव्स होते हैं, यानी थोड़ी सी रफ होती है, वो इतनी स्मूथ टाइल्स नहीं होती नॉर्मली जो नॉर्मल टाइल्स के अंदर हम देख पाते हैं। तो इनके अंदर क्या होगी? छोटी छोटी ग्रूव्स बनी होती है, टाइल्स होती है, टाइल्स के अंदर ना थोड़ा सा डिजाइन होगा। जैसे ये टाइल है, टाइल के अंदर थोड़े थोड़े से ना डिजाइन से बने हुए होते हैं, उसके अंदर ही बने हुए होते हैं टाइल के अंदर। वो इसीलिए होता है जिससे जो लोग हैं वो गिर ना सके, जो पानी की वजह से भी अगर लुब्रिकेशन हो भी रहा है तो भी ग्रिप जो हो वो बनी रहे। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।